हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का चैप्टर नंबर हमारा है 7, जो क्लास 12 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। चैप्टर का क्या नाम है? तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। आज इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस अध्याय में मूल रूप से हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, थोड़ा सा पाठ परिचय पहले हो जाए, तब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, इस अध्याय में मूल रूप से हम लोग पढ़ेंगे तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में। इसके अलावा जो व्यापारिक केंद्र है, नगरीय बाजार, व्यापार के प्रकार, परिवहन, संचार, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक और पंचम क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे इसी अध्याय। ठीक है, मैंने मूल रूप से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में व्यापारिक केंद्र के बारे में, नगरीय बाजार के बारे में, व्यापार के प्रकार के बारे में, परिवहन और संचार के बारे में, पर्यटन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं और पंचम क्रियाकलाप इनके बारे में। चलते हैं अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले तृतीयक क्रियाकलाप क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तृतीयक, इससे पहले आप चलिए प्रथम क्रियाकलाप में आपने क्या पढ़ा था। प्रथम क्रियाकलाप में आपने पढ़ा था कि जब हम लोग कृषि करते हैं, आखेट करते हैं, पशुपालन है या अन्य प्रकार के मुर्गी पालन, मछली पालन जो भी है ना, तो उसको आप कहे थे कि हमारा क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप। फिर अध्याय 6 में आपने पढ़ा था द्वितीय क्रियाकलाप, जिसमें विनिर्माण के बारे में पढ़े थे कि जब कच्चे पदार्थ यानी कृषि उत्पाद जो होती थी, उससे जब हम लोग हाथ द्वारा या अन्य प्रकार के मशीनों की सहायता से जब कोई वस्तु तैयार करते थे, तो उसको कहते थे हम लोग विनिर्माण। और इसी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे कि कौन कौन से उद्योग हैं और किस तरह से उद्योग चलते हैं। काय अब चलते हैं तृतीय क्रियाकलाप क्या है। तो देखिए, तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों आते हैं। यानी आप कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, कोई कंपनी कोई वस्तु का उत्पादन कर रही है ना, तो वो क्या आती है, तृतीय क्रियाकलाप। या कोई विनिमय कर रहे हैं, बदला बदली कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, वो भी क्या है, तृतीय क्रियाकलाप। अगर आपसे कोई पूछे भाई तृतीय क्रियाकलाप क्या है, तो उत्पादन और विनिमय को कहते हैं हम लोग तृतीय क्रियाकलाप। अब देखिए, कोई कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, तो मोबाइल बनाना तृतीय क्रियाकलाप है। मान लीजिए और अन्य प्रकार के उपकरण, जैसे ये पंखा बन रही है बिजली का, जैसे एसी है, कूलर है, लाइट है, ये सब क्या है, तृतीय क्रियाकलाप की चीज है जब वो उत्पादन से बन रही है। और द्वितीय क्रियाकलाप में हमने पढ़ा था कि बनता है लेकिन प्राथमिक पदार्थों से, जैसे हमने बताया था कि चीनी उद्योग, ये क्या है, द्वितीय क्रियाकलाप के रूप में। लेकिन यहाँ पर मोबाइल जो है वो क्या है, तृतीय क्रियाकलाप। और दूसरा विनिमय उसमें आता है। विनिमय कौन कौन, तब विनिमय का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग संचार है, परिवहन है और व्यापार है, वो सब तृतीय क्रियाकलाप है। जैसे हम किराना दुकान खोले हुए हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, तृतीयक है। कोई चाट पकौड़े का दुकान खोले हुए हैं, वो भी तृतीयक है। ठीक है, या परिवहन है, आप कहीं से जाते आते हैं, वो भी तृतीयक है। संचार की सेवा, मोबाइल से आप बात करते हैं या मोबाइल से इंटरनेट कंप्यूटर से कुछ कमाते हैं, वो भी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो आपने क्या समझा अभी तक कि तृतीय क्रियाकलाप में कौन आएंगे, तो दो बातें याद रखेंगे, एक उत्पादन और एक विनिमय। ठीक है, और विनिमय के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो परिवहन, संचार और व्यापार। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए हमें कि विनिमय किसे कहते हैं, तो संचार, व्यापार और परिवहन को विनिमय कहते हैं। आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, इस तृतीय क्रियाकलाप से जुड़े हुए प्रसंग हैं। इनमें मजदूरों को जो परिश्रमिक के रूप में वेतन दिया जाता है, याद रखेंगे, तृतीय क्रियाकलाप में मूल रूप से परिश्रमी जो होती है वो क्या मिलती है, उनको वेतन मिलता है। जैसे कृषि में काम करने वाले लोगों को जो प्राथमिक क्रियाकलाप में काम करते हैं, तो
तो उन्हें जो वस्तु उत्पाद होती है वो भी दे दिया जाता है। जैसे अपने गांव में देखे होंगे ऐसा, या सुनते भी होंगे कि जब हम लोग गेहूं काटने जाते हैं तो 15 या 16 ढेर होता है ना, उस ढेर के बदले में एक ढेर जो काटने वाले हैं उनको मिलता है। तो वो लोग जो काटने वाले हैं वो गेहूं ला करके जमा कर लेते हैं। आलू खुदाई करने वाले उसी तरह से करते हैं, मूंग तोड़ने वाले उसी तरह से तोड़ते हैं। यानी उनको परिश्रमी के रूप में क्या मिलता है, जो फसल का उत्पाद है वही मिल जाता है। लेकिन जो तृतीय क्रियाकलाप होते हैं उनमें लोग जो हैं खास करके क्या करते हैं, तो उनको नगद वेतन मिलता है। ठीक है, परिश्रमिक के रूप में क्या मिलता है, वेतन। तृतीय क्रियाकलाप कुशल प्रशिक्षक या कारीगर द्वारा किया जाता है। क्योंकि देखिए तृतीय क्रियाकलाप एक बहुत ही तकनीक मशीन के द्वारा किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में कुशल कारीगर अगर नहीं हो तो क्या उत्पादन हो पाएगा? तो इसके लिए क्या चाहिए, एक अच्छे कुशल कारीगर की जरूरत होती है, तब जाकर के हमारा उत्पादन हो पाता है। तो मैंने काफी तकनीक वाला आदमी, काफी अच्छे वाले स्वभाव के लोग, अच्छे क्या मैंने गुण वाला, जो अच्छा काम करता हो मशीन पर, जो कोई काम को अच्छी बारीकी से कर सके, तो ऐसे लोगों को कहते हैं हम लोग कौन सी कहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप कुशल प्रशिक्षक वाले लोग करते हैं। वस्तुतः तृतीय व्यवसाय अमूर्त सेवा सेक्टर से संबंधित होती है, जिसमें उत्पादन और विनिमय दोनों प्रकार के क्रियाकलाप शामिल हैं। यानी इसमें ना एक सेक्टर, तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है कि कुशल व्यवसाय अमूर्त सेवा सेक्टर से संबंधित होता है। यानी कहने का तृतीय क्रियाकलाप में एक सेवा सेक्टर लगाया जाता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आपने देखा होगा, नहीं तो जब देखते हैं तो उसमें एक हेल्पलाइन होती है जो आपकी मदद करती है। ये हेल्पलाइन क्या करती है, आपकी मदद करती है। जैसे आप मतलब कोई गड़बड़ी आती है, जैसे मोबाइल आपने खरीदा, तो मोबाइल खरीदते हैं तो वहां पर एक कस्टमर केयर सर्विस होती है बैंक की, वहां कस्टमर केयर सर्विस है। यानी तृतीय क्रियाकलाप में क्या है, एक कॉल सेवा सेंटर होती है जहां से आप मदद लेते हैं और अपनी समस्याओं को हल करते हैं, है ना। तो ये खास करके तृतीय व्यवसाय में सेवा सेक्टर संबंधित होता है, यानी सेवा देती है। क्लियर, आपकी सेवा चाहे वो कॉल सेंटर के माध्यम से हो या अन्य प्रकार की सुविधाओं से। हमने अगर किराना दुकान ही खोल रखा है तो उससे भी आपकी सेवा होती है। हमारी जो संस्थान है, ये कोचिंग संस्थान, इससे भी आपकी सेवा होती है, नहीं होती है कि आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती, नजदीक में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉल सेवा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉल। तो इससे लोगों को सुविधाएं उपलब्ध होती है तो आराम से वह काम कर पाता है। चलते हैं तृतीय क्रियाकलाप का वर्गीकरण, यानी मुख्य कौन कौन से तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं, इन सब बातों को हम लोग देखेंगे। तो याद रखिएगा तृतीय क्रियाकलाप में मूल रूप से व्यापार और वाणिज्य, यानी आप कोई व्यापार करते हैं, चाहे वो फुटकर विक्रेता या थोक विक्रेता, जो भी है ना, वो तृतीय क्रियाकलाप में। कोई फुटकर विक्रेता है तो भी वह तृतीय क्रियाकलाप, खुदरा बेचने वाले, और जो थोक बेचने वाले हैं वो भी तृतीय क्रियाकलाप है। व्यापार दोनों करते हैं। हाँ, उनके पास ज्यादा पूंजी है वो बड़े बड़े सामान, बड़ी बड़ी थोक बेचते हैं एक साथ में। जिनके पास कम पूंजी है वो छोटा छोटा सामान एक एक करके बेचते हैं, तो वो क्या है, फुटकर विक्रेता, खुदरा विक्रेता। तो ये दोनों लेकिन क्या है, तृतीय क्रियाकलाप ही है। तो हमने क्या कहा कि तृतीय क्रियाकलाप जो है वह थोक वाले भी होते हैं और खुदरा वाले भी, और ये चाहे वह शहर में हो या गांव में हो, सब जगह तृतीय क्रियाकलाप क्या है, व्यापार को तृतीय क्रियाकलाप में रखा गया। अब एक है विपणन केंद्र। विपणन केंद्र का मतलब होता है कि जब हम लोग गांव में हाट लगाते हैं तो लोग को वहां कोई उनकी स्थायी दुकानें होती नहीं। जैसे गए वहां पर दुकान लगाए, 2 घंटे के लिए दुकान लगाए, फिर सामान जो बिक्री हुआ उसको उठा के वापस चले आते हैं, तो ऐसे को कहते हैं हम लोग विपणन केंद्र। अगर आपसे कोई पूछे कि विपणन केंद्र क्या है तो लिखिएगा, गांव में जो पेठिया लगता है ना, पेठिया को क्या कहा गया है, विपणन केंद्र। वो भी एक प्रकार का तृतीय क्रियाकलाप है। विपणन केंद्र भी क्या है, क्योंकि गांव के जो अधिकांश आवश्यकताएं की पूर्ति होती है, चाहे वो सब्जियों का हो, कपड़े का हो या अन्य प्रकार दैनिक उपयोगी चीज, आपको कहाँ मिल जाएंगे, पेठिया पर मिल जाएंगे। और पेठिया 2-3 घंटे के लिए लगती है, तो इसको क्या कहा जाता है, विपणन केंद्र कहा जाता है। इसके अलावा है आवधिक बाजार। आवधिक बाजार का मतलब होता है कि शहर में या गांव में कोई एक ऐसा जगह जहां पर सप्ताह में, महीने में या एक निश्चित अवधि पर बाजार लगाई जाती है, और वह बाजार एक निश्चित समय के लिए लगती है और खत्म हो जाती है।
इसको कहते हैं हम लोग आवधिक बाजार। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे शहरों में क्या है, बाजार समिति है, सप्ताह में एक बार लगती है। जैसे हमारी समस्तीपुर जिला में भी एक बाजार समिति है, तो वहाँ सप्ताह में एक बार रविवार के रविवार लगती है। इसी तरह से कहीं सोमवार का महीना मतलब सप्ताह में एक बार लगती है, कहीं मंगल को लगती है एक बार, नहीं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, आवधिक बाजार। क्या कहा जाता है, आवधिक बाजार। ये सब परिभाषिक शब्द है, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। आगे हमारा परिवहन इसके मुख्य क्रियाकलाप है, यानी आप परिवहन करते हैं। अब परिवहन का मतलब है आप जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते आते हैं, वो भी क्या हमारे क्रियाकलाप के तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। चाहे आप हवाई जहाज से चलिए, बस से जाइए, साइकिल से जाइए, जिस चीज से भी जाना होगा आप जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या हमारी तृतीय क्रियाकलाप है। पैदल जाते हैं वो भी तृतीय क्रियाकलाप है, लेकिन वहां पर पैदल की बात नहीं किया गया है, चाहे वो कोई भी यातायात के साधन से जाते हैं। परिवहन का मतलब हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना या सामान को ले जाना, ये सारा क्या है, तृतीय क्रियाकलाप, चाहे आप किसी माध्यम से जाए। आगे है जाल तंत्र। अब जाल तंत्र क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया बताइए हमको जाल तंत्र किसे कहते हैं, तो क्या बताओ, तो लिखना जब अधिक यातायात बनाई जाती है, यानी कोई क्षेत्र है जहां अधिक से यातायात बनाई जाती है, तो एक स्थान पर कई सड़कें आकर के क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो इसको कहते हैं हम लोग जाल तंत्र। जैसे देखिए, अब बिहार का अगर नक्शा बनाया जाए तो उत्तर बिहार में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। उत्तर बिहार में क्या है, सड़कों का जाल, पूरा एकदम इतना सड़क है जिसका कोई अंदाजा नहीं ला सकते, और बहुत सारी सड़कें ना एक जगह जाकर क्या होती है, मिलती है, तो ऐसे कहते हैं जाल तंत्र कहते हैं। सड़कों को एक जगह मिलना क्या कहलाता है, जाल तंत्र कहलाता है। यानी सारी सड़कें वहां जाकर के अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है। आप किधर से भी जाइएगा आपको वहां जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। ये क्या हमारा हो गया, जाल तंत्र। क्लियर, चलिए आगे है नोड क्या है। तो नोड का मतलब हुआ कि जब आप सड़क से यातायात करते हैं, और नोड का मतलब हुआ कि एक सड़कें दूसरे सड़क को जोड़ती है। नोड का मतलब क्या, जब सड़क जहां मिलती है, गांव हो या शहर हो, उसके शीर्ष को कहते हैं हम लोग नोड। क्या कहते हैं हम लोग, नोड। जैसे ये सड़क जा रही है, फिर ये सड़क आ रही है, अब जुड़ रही है ना, तो जुड़ने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, मिलती है, या यहाँ से आ रही है मिल रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, नोड कहेंगे। और इसी स्थान को जिस बिंदु पर मिलती है ना, इसको योजक भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका क्या नाम होता है, योजक। कोई दिक्कत, चलिए तो आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा कि नोड क्या है और योजक क्या है। अब आगे पढ़ना है संचार सेवाएं। संचार सेवा का मतलब होता है कोई भी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। सूचना को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। पहले के जमाने में संचार सेवाएं थी, लेकिन बहुत ही कम, बहुत सुविधा नहीं था उतना। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते थे। अगर भेजना होता था तो कोई संदेश वाहक को हम लोग भेजते थे। बाद में हमारे यहाँ डाक सेवा शुरू हुई, और डाक सेवा के कारण संचार की सुविधाएं शुरू हो गई। और जब संचार सुविधा हुई है तो हमारे देश में काफी प्रगति हुई है। हमारे देश क्या, वर्ल्ड में प्रगति हुई। जैसे आप एक बात उदाहरण लीजिए, जैसे जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति होने से प्रेस का विकास हुआ। इंग्लैंड, जर्मनी या जो भी देश थे, उनमें जब प्रेस छपा तो उस समय क्रांति आ गई। प्रेस आने से औद्योगिक क्रांति में क्या हो गई, क्रांति आ गई। क्योंकि वहाँ के बहुत सारे जो लेखक थे, विद्वान थे, उन्होंने अपनी बातों कहाँ रखा, किताब में लिखा। वो किताब हम लोगों को पढ़ने का मौका मिला, हम लोगों को भी ज्ञान विज्ञान बढ़ा, और हम लोगों ने भी उस तरह से तकनीक द्वारा हमने मशीन बनाना शुरू कर दिया। तो ठीक जैसे औद्योगिक क्रांति के समय प्रेस के विकसित होने से एक क्रांति आई थी, ठीक उसी तरह संचार के विकास होने से, संचार जब विकास हुआ तो व्यापार में काफी उन्नति आई। संचार में विकास होने से क्या हुआ, व्यापार में उन्नति आई। और ये उन्नति कब से शुरू हुआ, तो याद रखिएगा, विकास का स्तंभ जब सैटेलाइट और कृत्रिम उपग्रह शुरू हुआ। सैटेलाइट और कृत्रिम उपग्रह जब शुरू हुआ तब से शुरू हुआ, क्योंकि पहले तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। अब हर देश क्या किया है, अपना अपना सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह वायुमंडल में छोड़ दिया, और वहां से सूचनाएं आती है, तो हमको व्यापार करने में क्या बनती है, सुविधा होती है। अर्थात संचार जो है वो सैटेलाइट आने से मोबाइल नेटवर्किंग, इंटरनेट की सुविधाएं काफी तेजी से हुई। ऐसे नहीं कि किसी देशों में अभी भी कम है,
लेकिन बहुत सारे देशों ने इसमें आगे बढ़ गया, बहुत सारा आगे है। ठीक है, पहले हम लोगों के यहाँ भी उतनी सुविधाएं नहीं थी, धीरे धीरे हम लोगों की भी सुविधा मिली है। नहीं तो ये सब किसके कारण हुआ, आज संभव हुआ, सैटेलाइट और उपग्रह के कारण। इसमें सरकार का सहयोग होती है। तो ये सब पूरा गांव जो है ना वो क्या बन गया है, सूचना के कारण एक केंद्र बन गया है। पूरा देश, पूरा विश्व आपको छोटा लगता है। किन कारणों से, दो कारणों से, एक परिवहन और एक संचार। अब जैसे देखिए, आप दिल्ली पंजाब में बैठे हुए लोगों से बैठे बैठे आप बात कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, वहाँ की मंडियों की हालचाल, वहाँ के व्यापार का हालचाल आपको मालूम हो जाता है। और उससे क्या होता है कि व्यापारी लोगों को काफी सुविधा मिलती है, व्यापारी लोगों को काफी सुविधा। अब मान लीजिए यहाँ का क्या मंडी का रेट है, फिर दिल्ली में क्या रेट है, फोन से ही वो लोग क्या कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, यहाँ खरीदते हैं और यातायात की सुविधा है उसको भेज देते हैं। तो व्यापार के पूरक हो गए तृतीय क्रियाकलाप, जो व्यापार है उसके पूरक हो गए संचार और परिवहन। अगर ये दोनों नहीं होता तो शायद तृतीय क्रियाकलाप उतनी विकसित नहीं होती। तो तृतीय क्रियाकलाप एक दूसरे के पूरक है। कौन कौन, तो संचार व्यापार के पूरक है, व्यापार संचार के पूरक है, व्यापार परिवहन के पूरक है, परिवहन व्यापार के पूरक है। अर्थात तीनों, संचार व्यापार और परिवहन, ये एक तीनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। और इसके बिना तो हमारा तृतीय क्रियाकलाप संभव होगा ही नहीं। सबसे ज्यादा परिवहन का उपयोग कौन करते हैं, व्यापारी लोग करते हैं, जो क्रियाकलाप करते हैं। गांव के किसान को क्या जरूरत है शहर जाने की, बहुत कम जाते हैं। व्यापारी लोग रोज जाते हैं, विदेश का दौरा करते हैं, रेल से जाते हैं, आते हैं, उनकी रोज की क्रियाकलाप है। हम लोग एक बार जाते हैं, वो लोग रोज जाते हैं। ये परिवहन का उपयोग कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा व्यापारी कर रहे हैं। मोबाइल संचार का उपयोग सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, व्यापारी लोग कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है ये सब किसके कारण हुआ है, व्यापार के विकसित होने से। और सूचना को लोग, यानी जो सूचना सेवा है, संचार सेवा है, उसको लोकतंत्र की चतुर्थ क्रियाक्रम मतलब स्तंभ कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लोकतंत्र की चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सूचना को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ। उनके बिना ना तो हमारा लोकतंत्र तो बिल्कुल संभव होगा ही नहीं। जब तक अगर संचार नहीं रहेगा तो लोकतंत्र के बारे में हमें क्या जानकारी मिलेगी। इसलिए संचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे चलते हैं। डिब्बा वाला सर्विस, अब हमको क्या पढ़ना है, डिब्बा वाला सर्विस क्या होता है। भाई आपसे पूछता है परीक्षा में कि डिब्बा वाला सर्विस क्या है। तो डिब्बा वाला सर्विस का मतलब होता है कि आजकल, पहले तो होती थी मुंबई में, अब तो लगभग बहुत जगह सुविधा शुरू हो गई है, डब्बा बंद खाना लोगों को पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग डिब्बा वाला सर्विस। अब चले जाइए आप मुंबई या बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, तो वहाँ के जो लोग हैं ना, वह अपनी खाना नहीं बना पाते हैं। माने किसी ऑफिस में काम करते हैं, उनके परिवार वहाँ नहीं रह पाते हैं, या उनका आना जाना कहीं दूर दूर रहता है, तो वो लोग उसकी सुविधा उठाते हैं। लेकिन आज संचार की सुविधा है, वो अपना खाना बुकिंग कर देते हैं, और बुकिंग कर देते हैं तो खाना लेकर के डब्बा उनको पहुंच जाते हैं। तो सारे दिन का खाना जो है ना वो मंगवा करके ही खा लेते हैं, बस डब्बा पैक। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिब्बा वाला सर्विस। नहीं, अभी भी जिसको ऑनलाइन आप खाना मंगवाते हैं कहते हैं, वो भी डिब्बा वाला सर्विस ही है। तो पहले मुंबई में होती थी, अब कहाँ शुरू हो गई है, गाँव में भी शुरू हो गई। गाँव में भी अब उपलब्ध हो जाता है ना। गाँव में भी सर्विस है, आप फोन कीजिए, वो आपको पैक करके भेज देंगे, हो गया। जो सर्विस चार्ज है वो लगता है किसी किसी को सर्विस चार्ज नहीं देते हैं। चलिए, तो आप पढ़ रहे थे डिब्बा वाला सर्विस के बारे में, समझ गए होंगे। आगे हैं, विकसित राष्ट्र में अगर तृतीय क्रियाकलाप की अगर बात करें तो देखिए सब जगह अभी तक पूरा विकास नहीं हुआ है। कुछ विकसित देश हैं, वहां पर लगभग 75%, 80% और 90% लोग तृतीय क्रियाकलाप से लगे हुए हैं। जैसे आप चले जाइए, मुंबई की बात कर लीजिए, सॉरी गलती, इंग्लैंड की बात कर लीजिए। इंग्लैंड में 90% लोग जो हैं तृतीय क्रियाकलाप में। अमेरिका चले जाइए, 75 से 80% लोग तृतीय क्रियाकलाप में लगे हुए। लेकिन वहीं कुछ अन्य अविकसित देशों में चले जाइए, जैसे आप अफ्रीका के कुछ देश महादेश में जाइए, तो वहां पर कुछ देश ऐसे मिलेंगे जहां पर अभी तक 10% लोग तृतीय क्रियाकलाप यानी संचार, परिवहन और व्यापार अभी भी वहां विकसित नहीं हुआ। इतने होने के बाद, इतनी दुनिया विकसित हो चुकी है, हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़ चुका है, फिर भी वो देश अभी भी पीछे है। तो अभी भी कुछ लोग, यानी अविकसित देशों में कितना प्रतिशत, 10%,
और विकसित देशों में कितना प्रतिशत, 75% लोग जो हैं किस काम में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से तृतीय क्रियाकलाप समझ गए कि विकसित है। आगे है पर्यटन क्षेत्र में किया गया क्रियाकलाप। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यटन क्षेत्र में क्रियाकलाप, अगर भारत की बात करें तो भारत में पर्यटन क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। भारत के जो जीडीपी है, जीडीपी में कितना योगदान है मालूम है आपको? भारत के जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का 40% योगदान है। यानी हमारे भारत एक अच्छी जलवायु का देश, यहाँ बहुत सारे पर्यटन जगह है, घूमने वाली जगह है। तो विदेश के लोग, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, कोरिया, जो भी देश है, वहाँ के लोग जो भ्रमण करने वाले लोग, घूमने वाले लोग हैं, वो भारत को चूमते हैं और भारत आते हैं घूमने के लिए। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू बनाया गया। इसके अलावे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली बौद्ध, इसके अलावे आप चले जाएं तो ताजमहल आगरा का, नहीं, ये सब अन्य प्रकार की जो इमारतें हैं, इन सब को देखने के लिए विश्व यूनिसेफ मतलब यूनेस्को में उसको घोषित कर दिया गया है। तो वहाँ से लोग देखने के लिए सारी चीज़ों को आते हैं, और जब आते हैं तो इससे बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि बहुत सारा वहाँ पर क्या होता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। पर्यटन क्षेत्र होने से बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। तब वो आए, तब आएंगे तो खर्चा करेंगे, क्योंकि वो जब आते हैं तो खर्च करते हैं यहाँ पर पैसा, तो वो पैसा कहाँ जाता है? देश में, देश के लोगों को मिलता है। और जब देश के लोगों को मिलेगा तो हमारी देश की आय क्या होगी? बढ़ेगी। तो हमारी देश की कुल आय में 40% आय कहाँ से आता है? पर्यटन क्षेत्र से। अगर भारत की बात करें तो भारत में 1 करोड़ लोग, भारत में कितने लोग? 1 करोड़ लोग पर्यटन क्षेत्र से जी रहे हैं। यानी पर्यटक जो आते हैं उनसे जो रोजगार चलता है, तो उनमें जुड़े हुए हैं कितने लोग? 1 करोड़ लोग। और पूरी दुनिया में 25 करोड़ लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी पूरी दुनिया में कितने करोड़? 25 करोड़ लोग जो हैं पर्यटन क्षेत्र के रोजगार से लगे हुए हैं। जबकि भारत अकेला एक ऐसा देश है जहां पर 1 करोड़ लोग इन रोजगारों से लगे हुए हैं, ठीक है। चाहे वो फुटकर में हो या थोक में हो, कोई होटल बनवा करके रखे हुए हैं, या कोई फुटकर का छोटे छोटे दुकान खोल करके रखे हुए हैं, ठीक है ना। सरकार भी अब इसमें मदद कर रही है। पहले सरकार इसमें मदद नहीं करती थी, लेकिन अब सरकार फुटकर वाले को भी मदद करती है। वो कहती है कि सर ये सब जो है ना, रोजगार जितना है तो रोजगार तो हम दे नहीं पाते हैं, सरकार कहती है, तो हम नहीं दे पाते हैं, तो कम से कम किसी तरह से तो रोजगार चला रहा है ना। तो फुटकर सड़क के किनारे, सड़क पर जो है काम करने वाले लोगों को भी एक तरह से जोड़ा गया है। किसमें? तृतीयक क्रियाकलाप में। चलो किसी तरह से रोजगार कर रहे हैं। तो पर्यटन हमारे यहाँ एक अच्छा जीडीपी देता है। और इसमें कितने लोग लगे हुए हैं? भारत में 1 करोड़, पूरे विश्व में कितने? 25 करोड़। और भारत के जीडीपी में इसका कितना योगदान? 40%। चलते हैं अब चतुर्थ क्रियाकलाप हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा खोज या काम चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। यानी कि जो हमारी वैज्ञानिक जो भी खोज करते हैं या जो काम करते हैं, तो उसको किस में रखा गया है? चतुर्थ क्रियाकलाप में रखा गया है। जो वैज्ञानिक लोग जो हैं रिसर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए मोबाइल का आविष्कार कर दिए उन्होंने, कोई चीज पंखा का आविष्कार कर दिए, तो ये सब किस में आ जाता है? चतुर्थ। इंटरनेट सुविधाएं ये किस में आ गया? चतुर्थ क्रियाकलाप में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप हमारी वीडियो देखें उसके लिए बहुत धन्यवाद, और हमारी वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।